हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम जीके जीएस के इस चौथी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज काफ़ी दिनों के बाद हम इस चौथी क्लास में आप लोगों के बीच हाजिर हैं लेके जीव विज्ञान की चौथी क्लास जीके जीएस की, जो शॉर्ट नोट्स है एकदम इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज चौथी क्लास में, क्योंकि तमाम व्यस्तता रहती है इसलिए क्लास नहीं ला पाते हैं, लेकिन अब इधर कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करवाएँ। और 3 क्लास मेरी पहले ही अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज ये चौथी क्लास हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग पहले। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि यहाँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये नोट्स जो है जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर, मतलब इसमें वही सब कराया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पूछा गया है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फालतू की चीज़ें कोई इसमें ऐड नहीं है। एक बार आप इस क्लास को देखिएगा, फिर आपको रियलाइज़ हो जाएगा। तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, जी हाँ, जी एस विद प्रेम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा हमारे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर मैसेज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस टेलीग्राम चैनल पर आपको करंट की क्विज, साथ साथ तमाम टॉपिक ऐसे ऐसे बेसिस पे दिए जाते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। यहाँ से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। तो आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर कोई क्वेरी है आपको पूछना है तो आप डायरेक्ट मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं @prem5408 पर। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। तो 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं, आज की चौथी क्लास। तो सबसे आज हम पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, पिछले क्लास में हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। आज उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। तो पोषक तत्व जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, इन्हें हम लोग जानते हैं कि पोषक तत्व जो हमारे हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम। पोषक तत्व जो हमारे 6 प्रकार के होते हैं, पिछले क्लास में हमने जाना था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो ये हमारे 6 प्रकार के हैं जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, आप लोग को पता ही होगा। इसमें सबसे पहली बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स की। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। तुरंत वसा देने वाले स्रोत हैं ये, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स हैं ये। कार्बोहाइड्रेट जो है तुरंत ऊर्जा देता है, जैसे कि इसमें ग्लूकॉन डी हो गया, एनर्जी हो ड्रिंक हो गया, ये सब जो होते हैं आपको तुरंत एनर्जी देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के तत्व होते हैं और ये तुरंत आपको एनर्जी देते हैं। जैसे क्या होता है, जब आदमी दौड़ता है तो देखो उसकी एनर्जी लॉस होती है, तो उसको तुरंत ऊर्जा की जरूरत होती है, तो वहाँ पर उसको तुरंत ग्लूकॉन डी या कोई एनर्जी ड्रिंक दिया जाता है। या खिलाड़ियों के जो खिलाड़ी खेल वेल खेलते हैं तो वहाँ भी उनको एनर्जी ड्रिंक दिया जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का ही उदाहरण रहते हैं, तो इसे भी हम लोग जानते हैं। शरीर में 50 से 75% ऊर्जा की आपूर्ति जो होती है गेहूं से, ज्वार से, चावल से, बाजरा आदि से होता है। जी हाँ, शरीर में जो 50 से 75% की ऊर्जा आपूर्ति होती है हमारे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा आदि से होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की जो 50 से 75% की मात्रा है हमारे गेहूं से, चावल से, ज्वार से, बाजरा आदि से इसकी पूर्ति होती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का, इसे आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसमें जो है कार्बन भी ऊर्जा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा। और अब आइए हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार देखते हैं। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार को देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोसेक्राइड्स। जी हाँ, मोनोसेक्राइड होते हैं जिसका फार्मूला CH2ON होता है। जी हाँ, इसमें आपका ग्लूकोज जैसे ब्लड शुगर, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर, गलेक्टोज ब्राउन शुगर, जी हाँ इसे ब्राउन शुगर कहते हैं, ये तीनों चीज़ आते हैं। जी हाँ, मोनोसेक्राइड में आपका CH2ON इसका फार्मूला हो गया। लेकिन इसमें आपका ग्लूकोज जिसे ब्लड शुगर, तथा फ्रक्टोज जो कि फ्रूट शुगर, और गलेक्टोज जो कि ब्राउन शुगर आता है इसके। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे डाइसेक्राइड्स। जी हाँ, डाइसेक्राइड्स का जो फार्मूला होता है C12H22O11 होता है। जी हाँ, डाइसेक्राइड का जो फार्मूला होता है C12H22O11, जिसे सुक्रोज कहा जा सकता है। यह ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज के सम्मिश्रण से बनता है। जी हाँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण से सुक्रोज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसे याद रखेंगे। इसमें फिर आपका माल्टोज भी आता है। डाइसेक्राइड के अंतर्गत माल्टोज भी आता है और लैक्टोज भी आता है। माल्टोज जो है ये गलेक्टोज और प्लस ग्लूकोज, जी हाँ, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से आपका माल्टोज बनता है। और लैक्टोज जो है आपका ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज से बनता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया कई कई एग्जामों में।
तो लैक्टोज जो है आपका ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से होता है। जी हाँ, जी प्लस जी आपका यहाँ पे ये ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये हमारा लैक्टोज बना गया, बराबर लैक्टोज हो गया। माल्टोज की बात करें तो यहाँ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज होता है। सुक्रोज की बात किया जाए तो सुक्रोज में ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, जी प्लस एफ बराबर सुक्रोज, और यहाँ पर जी प्लस जी बराबर एम माल्टोज, और जी प्लस जी बराबर लैक्टोज प्लस एल बराबर एल। तो यहाँ इसे आप लोग याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे आज का कार्बोहाइड्रेट्स का तीसरा पॉलीसेकेराइड्स। जी हाँ, पॉलीसेकेराइड जो होता है जो कि स्टार्च होते हैं, पौधों में खाद्य संचय के रूप में होते हैं, और ग्लाइकोजन के रूप में जंतु में खाद्य संचय के रूप में होते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये पौधों में स्टार्च के रूप में होते हैं तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, और उनके उदाहरण भी देख लिया अच्छे से। अब हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे देखेंगे, और इसमें हमने देखा कि पॉलीसेकेराइड में आपका सेल्यूलोज भी आता है। जी हाँ, सेल्यूलोज है जो कि पादप कोशिका भित्ति में होता है। ये भी आपका ये पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। आप ये पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। अगला हम लोग देखेंगे प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा जो है फ्रक्टोज होती है, जैसे कि शहद। जी हाँ, शहद जो होता है ये फ्रक्टोज का उदाहरण है। और घर की चीनी जो है टेबल शुगर, इसे सुक्रोज कहते हैं। जी हाँ, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है जो कि शहद होती है, और घर की जो चीनी होती है, घर में जो चीनी इस्तेमाल की जाती है चाय बनाने में, इसे ये सुक्रोज होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने ऊपर देखा ही कि सुक्रोज किसे कहते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जी हाँ, ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज बनकर सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनकर माल्टोज बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनकर लैक्टोज बनता है। जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे सभी कार्बोहाइड्रेट्स मीठे नहीं होते हैं। जी हाँ, ये भी आप लोग ने देखे कि कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर, आपने देखा कि हमने यहाँ सुक्रोज फ्रक्टोज की बात की तो आपको लगा होगा कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स मीठे होते हैं। ऐसा नहीं है, सभी कार्बोहाइड्रेट्स मीठे नहीं होते हैं। स्टार्च में आयोडीन डालने से उसका विलयन जो है काले रंग का हो जाता है। जी हाँ, स्टार्च जो होता है उसमें जब आयोडीन डालेंगे आप तो उसका विलयन जो है काले रंग का हो जाता है। जिसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ फैक्ट देखे और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना, और यहाँ पर उसके कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में जाना। अब हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट पे, प्रोटीन के बारे में। जी हाँ, प्रोटीन के बारे में जानेंगे। जी हाँ, प्रोटीन जो कि शरीर निर्माणकारी तत्व है, और इसकी खोज जो है हमारी प्रोटीन की खोज जो है मोल्डर ने किया था। जी हाँ, वैज्ञानिक मोल्डर ने किया था, और नाम इसका जो है ब्रजीलियस ने दिया था। जी हाँ, इसे आप याद रखेंगे, इसका नाम जो है ब्रजीलियस ने दिया था, खोज इसकी मोल्डर ने किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रोटीन जो है हमारे शरीर निर्माणकारी तत्व है, और इसमें जो होता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, प्लस इसमें नाइट्रोजन भी उपलब्ध होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमने देखा था केवल यही 3 तत्व थे, लेकिन इसमें नाइट्रोजन भी होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। C प्लस H प्लस वो प्लस N, ये चारों चीज़ में होते हैं। राइट। तो अगला पॉइंट देखेंगे कि प्रोटीन जो है इम्यूनो अम्ल का बहुलक होता है, और इसमें 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। जी हाँ, प्रोटीन जो है इम्यूनो अम्ल का बहुलक होता है, और इसमें 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अंडे जो होते हैं ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। जी हाँ, अंडे में जो है एल्ब्यूमिन जो होता है पाया जाता है, वो प्रोटीन ही होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। रक्त की बात करें तो रक्त में ग्लोब्यूलिन प्लस ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। रक्त में जो होता है ग्लोब्यूलिन और ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। मांसपेशी की बात करें तो मांसपेशी में आपका एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है। जी हाँ, हमारी मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है। नाखून की बात करें, खुर जो होता है, सींग होता है और या बाल होता है, तो इसमें क्रेटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। फिर रही बात दूध की बात करें तो दूध में आपका कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। इसे आप लोग जानते ही होंगे। गुणसूत्र में जो होता है हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अनाज की बात करें तो अनाज में ग्लूटीन, जी हाँ, ग्लूटीन प्रोटीन होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यही सब है जो हमारे शरीर के निर्माण कार्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दालों की बात करें तो दालें में प्रोलेमिन्स, जी हाँ, प्रोलेमिन्स प्रोटीन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसमें ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किन किस तत्वों में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं और किस नाम से होते हैं। तो अंडे में एल्ब्यूमिन जो यहाँ जानते हैं कि प्रोटीन, रक्त में ग्लोबुलिन प्लस ग्लोबिन, मांसपेशी में एक्टिन, मायोसिन, नाखून में केरेटिन, केसिन में प्रोटीन, दूध में केसिन तथा गुणसूत्र में हिस्टोन, और अनाज में ग्लूटीन होता है। तो ऐसे हम लोग देखने हैं। दालें में प्रोलेमिन्स होता है और हीमोग्लोबिन में आपका ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किस किस तत्वों में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। अगला हम देखेंगे प्रोटीन स्रोत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है स्पाइरुलिना नाम, जी हाँ, जिसे शैवाल कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है हमारे स्पाइरुलिना में पाया जाता है, जो कि शैवाल होता है। इसमें 65% लगभग प्रोटीन होता है। जी हाँ, 65% सबसे ज़्यादा ये शैवाल होता है, एक प्रकार का फंगाई जाई होता है। तो इसे आप लोग जानते हैं।
एल्जाई होता है जो कि शैवाल होता है स्पाइरुलिना नाम का, उसमें ये 65% लगभग पाया जाता है। खाने वाली चीज़ों की बात करें तो खाने वाली चीज़ों में सोयाबीन है जो कि 46% के साथ सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाने वाला पदार्थ है। जी हाँ, सोयाबीन में हमारा 46% प्रोटीन पाया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे, कई एग्जामों में पूछा भी गया है। अभी हाल ही के किसी एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा खाने वाले खाद्य पदार्थों में प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है जो कि 46% पाया। अगला देखेंगे दालों में 25% और अंडा में 13% प्रोटीन पाया जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया। अब हम लोग चलेंगे वसा के बारे में। जी हाँ, अब लोग हम वसा पढ़ेंगे। जी हाँ, वसा के बारे में। वसा जो कि लिपिड्स, आरक्षित भोजन वसा में प्रति ग्राम जो होती है 9.63 किलो कैलोरी होती है। जी हाँ, यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट्स का देखा था तो 4.22 था। जी हाँ, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उसमें मिलती थी 1 ग्राम में। और यहाँ वसा में हम देखेंगे तो इसमें 1 ग्राम में 9.63 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। और वसा जो होता है इसमें आरक्षित भोजन जो होता है वसा का ही उदाहरण होता है। जी हाँ, आइए अभी आगे हम और पढ़ेंगे इनके बारे में। वसा जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख आरक्षित स्रोत है। जी हाँ, लोग ज़्यादातर जो भूखे रह जाते हैं वो उसका मेन कारण है तो आपका वसा ही होता है। जी हाँ, वसा ही आपके जो भोजन को आरक्षित करके रखा रहता है और बचाए रखता है, बाद में आपको एनर्जी प्रदान करता है। आप जब ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं तो आपको जो एनर्जी मिलती है इसी वसा के तत्वों के जो आरक्षित रहते हैं इसी के कारण मिलती है। तो इसमें देख लेते हैं वसीय अम्ल जो है 3 और ग्लिसरॉल 1 होते हैं। जी हाँ, वसा के गुण जो होता है ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के बने होते हैं। वसा के गुण ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के बने होते हैं और यह जल में अघुलनशील होता है परंतु कार्बनिक तरल में घुलनशील होते हैं। तो इसे हम लोग याद रखेंगे, यह जल में अघुलनशील और कार्बनिक तरल में घुलनशील होते हैं। जहाँ हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि वसा के प्रकार की बात करेंगे। जी हाँ, वसा जो है 2 प्रकार की होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वसा जो है 2 प्रकार की होती है, एक होती है संतृप्त वसा जिसे सैचुरेटेड फैट कहते हैं, और एक होती है असंतृप्त वसा जिसे अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। तो आइए इसके बारे में जानेंगे। तो संतृप्त वसा जो कि सैचुरेटेड फैट, यह ठंड होने पर जम जाता है। जी हाँ, जब ठंड होता है तो यह जम जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे रिफाइंड का तेल होता है, डालडा होता है, घी होता है, मक्खन होता है, ये सब ठंडी में क्या होता है देखिए आप जम जाता होगा। तो ये सब क्या होता है, ये संतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, ठंड होने पे जम जाते हैं। जैसे नारियल तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, डालडा हो गया, रिफाइंड हो गया, ये सब सैचुरेटेड फैट के अंतर्गत आते हैं और यह कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। जी हाँ, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि ये अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं और यह हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो यह जितने भी नारियल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, डालडा हो गया, रिफाइंड हो गया, ये सब हमारे सैचुरेटेड फैट के अंतर्गत आते हैं और ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं या कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं जो कि हमारे ब्लॉकेज जो धमनियाँ होती हैं उसके ब्लॉकेज में जम जाते हैं और बाद में आपको कार्डियक अरेस्ट या किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित कर देते हैं, मोटापे से, कोलेस्ट्रॉल के निर्माण से, तमाम ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होती हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे असंतृप्त वसा। जी हाँ, अनसैचुरेटेड फैट। जी हाँ, अनसैचुरेटेड फैट है, या ठंड होने पर जमते नहीं हैं। जी हाँ, ठंड होने पर जमते नहीं हैं। जैसे कि सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी हो गया, मूंगफली तेल हो गया, अलसी का तेल हो गया, मछली का तेल जिसमें कि ओमेगा 3 पाया जाता है, यह सब शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो जी अब यहाँ से आप लेकिन 2 चीज़ देखा कि जितने भी तेल ऐसे होते हैं जो जम जाते हैं वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, उन्हें आप ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि आजकल लोग रिफाइंड डालडा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इसीलिए तमाम कार्डियक अरेस्ट या बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब की बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं। तो इसे आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन लोग ज़्यादातर इस्तेमाल नारियल का, घी का, मक्खन का, डालडा का इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सब सैचुरेटेड फैट है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। लेकिन असंतृप्त वसा में आपका जैसे सरसों तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल, मछली का तेल, ये सब बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम ही लोग करते हैं क्योंकि यह उपलब्ध नहीं है, बाज़ार में भी नहीं ज़्यादा लोग उपलब्ध होता भी है तो उसमें तमाम केमिकल मिल जाते हैं, इसलिए लोग इसका इस्तेमाल कम करते हैं और यह हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो यहाँ हम लोगों ने जान लिया। अब अगला हम लोग देखेंगे वसा के कार्य। जी हाँ, वसा के कार्य की बात करें तो यह त्वचा के भीतर जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकता है। जी हाँ, यह शरीर के भीतर जमा हो जाता है और यह शरीर का जो ताप होता है उसे बाहर निकालने से रोकता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाता है। जी हाँ, किसी भी खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट बनाता है वसा ही, इसे आप लोग याद रखेंगे। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाता है। जी हाँ, शरीर का कोई अंग जब चोट खा जाता है तो उसे जल्दी से जो मतलब उसे चोट से अगर बचा रहा है तो इसका यही काम मतलब वसा के द्वारा यह है कि वहाँ पर चोट ज़्यादा नहीं लगती। जैसे कहीं होता है कि आप यहाँ पर अगर मार दिए, जैसे कि कहीं अगर किसी मांसपेशी पे अगर आप तेज़ मारे तो वहाँ से कुछ ऐसे अंग हैं जहाँ पे आपको चोट का एहसास नहीं होता है, तो ये आपका वसा के कारण होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे।
अगला देखेंगे प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जी हाँ, प्रोटीन जब नहीं होता है तो उसके स्थान पर यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। भूख हड़ताल उपवास में बहुत मदद करती है और अच्छित भोजन की वजह से। जी हाँ, जो लोग भूख हड़ताल या उपवास रहते हैं, पूरा पूरा दिन नहीं पीते हैं, देखिए महिलाएं कभी कभी निर्जल व्रत रहती हैं, तो उनके अंदर ये जो तो वो कैसे रह पाती हैं, और चलती हैं, बोलती हैं, आपको ये मालूम होता होगा कि मतलब कुछ नहीं खाती हैं पूरा पूरा दिन, फिर भी एक एक दिन 2 2 दिन नहीं खाते हैं, फिर भी बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब किस लिए होता है? तो ये सब यही वसा है, इसी के कारण होता है, क्योंकि ये आपके शरीर में इसने फैट इकट्ठा किया है और वहाँ से आपको ऊर्जा मिल रही होती है, और जिस दिन ये ऊर्जा खत्म हो जाती है उस दिन आदमी का शरीर भी साथ छोड़ देता है, फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सब वसा के कारण होता है, तो हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, वसा पढ़ा, अब हम लोग चलेंगे विटामिन्स पे। जी हाँ, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, विटामिन्स पे आ गए। तो विटामिन्स जिसकी खोज हॉपकिंस ने की थी और इसका नाम फंक ने दिया था। जी हाँ, इसकी खोज हॉपकिंस ने की थी, इसका नाम हमारे फंक वैज्ञानिक ने दिया था। और विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसे याद रख लीजिएगा, कभी हमारे एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। विटामिन से जो है ऊर्जा नहीं मिलती है, यह एक उपापचयी मेटाबॉलिक क्रिया का कार्य करता है। जी हाँ, ये हमारे उपापचयी क्रिया का कार्य, जिसे मेटाबॉलिक क्रिया कहते हैं, उसका कार्य करता है। घुलनशीलता की बात करें तो जल में घुलनशील होता है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन बी। जैसे विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है। इसकी ट्रिक है भैंस गई पानी में, तो बी से आपका विटामिन बी हो गया और सी से आपका विटामिन सी हो गया, गई पानी में, पानी से आपका पानी में घुलनशील हो गया, तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन की हो गया। जी हाँ, ए, डी, ई और के, ये जो 4 विटामिन हैं आपके वसा में घुलनशील हैं, तथा बी और सी जो आपके पानी में घुलनशील हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब आइए हम लोग विटामिन के रासायनिक नाम जानेंगे। जी हाँ, उनके विटामिन के नाम, उनके रासायनिक नाम के बारे में चर्चा करते हैं। तो विटामिन रासायनिक नाम बताए तो विटामिन ए का जो नाम है रेटिनॉल है। जी हाँ, रेटिनॉल आप लोग जानते हो, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग भी होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। दूसरा आप देखेंगे विटामिन बी। जी हाँ, थायमिन इसको बोलते हैं, थायमिन जो कि विटामिन बी है। विटामिन सी की बात करें तो स्कॉर्बिक एसिड इसे बोलते हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से, आप लोग मसूड़ों से संबंधित होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे विटामिन डी। जी हाँ, जिसे कैल्सिसफेरॉल कहते हैं। जी हाँ, विटामिन डी, कैल्सिसफेरॉल, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग तथा रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में हो जाता है, आप लोग इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला हम लोग देखेंगे विटामिन ई, टोकोफेरॉल। जी हाँ, टोकोफेरॉल विटामिन जो कि महिलाओं में बांझपन का कारण बनता है, टोकोफेरॉल, इसे आप लोग याद रखेंगे। और विटामिन के फ्लेकोइनॉन। जी हाँ, रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसे फ्लेकोइनॉन विटामिन के को कहते हैं। तो ये सब हमारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, इसे आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। इसकी रथ पर एक टॉफी भी है, मतलब एक फार्मूला है इसे याद करने का, रथ पर एक टॉफी। जी हाँ, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, रथ पर एक टॉफी, जैसे रा से रेटिनॉल, था से थियामिन, पा से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रथ पर एक टॉफी, तो इसे आप याद करिए, एक से स्कॉर्बिक एसिड, बाकी टा से टोकोफेरॉल और फिर से आपका फ्लेकोइनॉन, तो इसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो रथ पर एक टॉफी से आप इसे पूरा याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि इन विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में, उनके स्रोत क्या होते हैं, और इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए की बात करेंगे। विटामिन ए जो कि रेटिनॉल, इसकी कमी से रात में नहीं दिखता है, रतौंधी से नाइट ब्लाइंडनेस तथा जीरोफ्थेल्मिया, आँख का सूख जाना रोग हो जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, विटामिन ए की कमी से रात में नहीं दिखता है, रतौंधी नामक रोग तथा जीरोफ्थेल्मिया या आँख का सूख जाना रोग हो जाता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। जी हाँ, विटामिन ई को संक्रमण रोधी या एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। और गोल्डन राइस जो है, सुनहरा चावल, भरपूर मात्रा में विटामिन ए में पाया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। जो गोल्डन राइस है, सुनहरा चावल जो उसे बोलते हैं, भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन ए पाया जाता है। स्रोत की बात करें तो गाजर, आम, पपीता, लीवर ऑयल, गोल्डन ऑयल, ये सब इसके स्रोत हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ लिया कि इसकी कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस तथा जीरोफ्थेल्मिया, आँख का सूख जाना रोग हो जाता है। और एक संक्रमण रोधी, ये आपके एग्जाम में पूछा सकता है, विटामिन ए जो है संक्रमण रोधी विटामिन कहलाते हैं। जी हाँ, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहलाते हैं, इसे आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अगला हम लोग देखेंगे विटामिन सी के बारे में। जी हाँ, विटामिन सी जिसे स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जैसे कि मसूड़ों में खून आना, और इसे नाभिक सेलर, जी हाँ, नाभिक या सेलर रोग भी इसे कहते हैं। और विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। जी हाँ, खट्टे पदार्थ, आपको अगर मसूड़ों से संबंधित कोई बीमारी हुई तो जाहिर है कि आप खट्टे पदार्थ कम खाते हैं, इसलिए आपको मसूड़ों से, दांत से संबंधित बीमारी हो जाती है।
तो यहाँ पर वो सब विटामिन सी की कमी से होते हैं। और गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन सी है। जी हाँ, जब आप गर्म करेंगे तो सबसे पहले विटामिन सी ही नष्ट होता है। तो इसलिए आप विटामिन सी के जितने भी स्रोत हैं उन्हें उबाल कर मत खाइए, उन्हें आप वैसे खा सकते हैं। जी हाँ, कच्चे खाने से आपका ज़्यादा विटामिन मिलेगा और गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। मूत्र के द्वारा बाहर निकलने वाला विटामिन सी है। जी हाँ, मूत्र के द्वारा ये विटामिन सी बाहर निकल जाता है, क्योंकि जलन में घुलनशील है, आप लोग जानते होंगे, तो यह मूत्र के द्वारा बाहर भी निकल जाता है। अब अगला हम लोग देखेंगे विटामिन डी के बारे में। जी हाँ, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया, हड्डियों का कमजोर रोग हो जाता है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे, विटामिन डी की कमी से, कैल्सिफेरॉल इसकी कमी से बच्चों में जो कैल्सिफेरॉल कहलाते हैं इसे, बच्चों की में से रिकेट्स रोग तथा वयस्क में ऑस्टियोमलेसिया जो कि हड्डियों को कमजोर कर देता है। और जो विटामिन डी है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। जी हाँ, ये बार एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह व्यवहार करता है, तो ये हमारा विटामिन डी है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके स्रोत की बात करें तो कॉड लिवर ऑयल है जो कि और सनशाइन है तथा मक्खन है, दूध है, ये सब इसके स्रोत हैं, इसमें आपका विटामिन डी पाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग विटामिन डी के बारे में जान लीजिए। अगला हम लोग देखेंगे विटामिन ई के बारे में। जी हाँ, विटामिन ई इसे टोकोफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से बांझपन, जिसे इनफर्टिलिटी कहते हैं, रोग हो जाता है महिलाओं में। जी हाँ, जो बच्चे नहीं होते हैं तो इसकी कमी से यही सब मतलब बांझपन कहते नहीं, तो इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह त्वचा के लिए भी काफ़ी कारगर होता है। विटामिन ई बहुत लोग त्वचा के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, तो विटामिन ई इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है। स्रोत की बात करें तो अंकुरित अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और पनीर इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे विटामिन के। जी हाँ, विटामिन के की बात करें, फिलोक्विनोन। जी हाँ, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। जी हाँ, और इसका उपयोग जो है रक्त का थक्का में होता है, इसका उपयोग जो है रक्त का थक्का बनाने में होता है। जबकि जब किसी का कोई हाथ या पैर कहीं भी कट जाता है तो क्या होता है, कभी कभी किसी के अंदर खून का क्लॉटिंग नहीं होता, जो क्लॉटिंग हो जाता है तो वो यही है जो विटामिन के फिलोक्विनोन, इसी की वजह से उसका उनका जो है रक्त का थक्का जम जाता है। और जिसके अंदर नहीं जमता है उनके अंदर उसकी कमी हो जाती है। जिनके अंदर विटामिन के की कमी हो जाती है उनका रक्त का थक्का नहीं जमता है और लगातार खून बहता रहता है, इससे उनको उनकी मौत भी, बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो यहाँ पर आपको विटामिन के जो स्रोत हैं उसे भी लेने चाहिए, जैसे कि अंकुरित अनाज हो गया, बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषण इसका होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे देख लिया। हम लोग अगला देखेंगे, अब विटामिन बी में आएंगे तो विटामिन बी में B1 देखेंगे। जी हाँ, विटामिन B1 थायमिन, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। जी हाँ, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसमें पॉलिश चावल में विटामिन बी की अनुपस्थिति होती है। यहाँ जो पॉलिश चावल होते हैं, जो उसमें क्या होता है कि जो मतलब एक पॉलिश चावल होता है एक टाइप का, तो उसमें जो होता है विटामिन B1 की कमी होती है। इसके स्रोत की बात करें तो साबुत अनाज, हरी सब्जी, मूंगफली आदि इसके स्रोत होते हैं, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लोविन कहते हैं। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे, राइबोफ्लोविन। इसकी कमी से किलोसिस, जी हाँ, होंठ और एड़ी जो फट जाते हैं इसे किलोसिस कहा जाता है, ये विटामिन B2 की कमी से होता है। छाला जो पड़ता है ये भी इसी की कमी से हो जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके स्रोत की बात करें तो दूध, पनीर, दही, हरी सब्जी, मांस, अंडा, ये सब इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, किलोसिस, होंठ और एड़ी का फटना और छाला पड़ना, जिसे जो है विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लोविन कहते हैं, इसी की कमी से होता है। अगला देखेंगे विटामिन B3, जिसे नियासिन कहते हैं। जी हाँ, इसकी कमी से पेलाग्रा, जी हाँ, जैसे कुपोषण संबंधित बीमारी होती है एक, पेलाग्रा इसको बोलते हैं, हो जाती है। और इसके स्रोत की बात करें तो मांस, ईस्ट, मछली, साबुत अनाज, ये सब इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे विटामिन B5, जिसे पेंटोथेनिक अम्ल भी कहा जाता है। जी हाँ, पेंटोथेनिक अम्ल भी इसे एसिड बोलते हैं, विटामिन B5 को। इसकी कमी से बर्निंग फुट सिंड्रोम, जी हाँ, बर्निंग फुट सिंड्रोम, जैसे कि थकान, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, नींद की गड़बड़ी, मतली, पेट दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे सूखापन और जलन, मतलब तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं ये हमारे विटामिन B5 से संबंधित हैं। ऐसी जो तमाम परेशानियां हैं जो कि जैसे फुट सिंड्रोम हो गया, थकान हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, सर दर्द हो गया, नींद की गड़बड़ी हो गया, मतली हो गया, पेट दर्द हो गया, मांसपेशियों में ऐंठन हो गई, त्वचा संबंधी कोई बीमारी हो गई, जलन हो गया, ये सब हमारे पेंटोथेनिक के कारण होता है। जी हाँ, कभी कभी कई लोगों के पैरों में जलन होती है, तो ये सब इसी के कारण होता है, इसी की कमी के कारण होता है। इसके स्रोत की बात करें तो दूध हो गया, मूंगफली हो गया, टमाटर हो गया, पनीर हो गया, मछली हो गई, पत्तेदार सब्जियाँ, तो ये सब इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे, इन सबको आपको सेवन करना चाहिए। अगला हम लोग देखेंगे विटामिन B9। जी हाँ,
विटामिन B9 की बात करेंगे तो विटामिन B9 जो फॉलिक एसिड, जी हाँ, इसकी कमी से एनीमिया रोग, रक्त की कमी हो जाती है। इसके स्रोत की बात करें तो केला, संतरा, हरी सब्जी, अंडा आदि जो हैं ये सब फॉलिक एसिड विटामिन B9 के स्रोत हैं। इसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है। अगला हम लोग देखेंगे विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, जी हाँ, पैराडॉक्सिन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि विटामिन B6 को बोलते हैं। इसे त्वचा की सूजन जैसे डर्मेटाइटिस, हाथ पैरों में सुन्नपन, झुनझुनी, जिसे कि परिधीय न्यूरोपैथी, एनीमिया, मुंह और जीभ की समस्याएं जैसे ग्लाइसाइटोसिस, चेलोसिस, भ्रम और चिड़चिड़ापन, ये सब हमारे विटामिन B6 से होता है। तो ये सब इतनी समस्याएं हैं जो हमारे विटामिन B6 जिसे पैराडॉक्सिन कहते हैं, इसकी कमी से होती हैं। इसकी स्रोत की बात करें तो सोयाबीन, मांस, मूंगफली, मछली, ये सब इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग चल देखते हैं विटामिन B7, जी हाँ, विटामिन B7 बायोटिन की बात करें जो कि बालों का झड़ना, शारीरिक विकास में कमी आदि रोग इसकी कमी से होते हैं, जी हाँ। और इसकी स्रोत की बात करें तो सब्जी, अंडा, मीट जो होते हैं ये सब बायोटिन की कमी से, बायोटिन के स्रोत हैं, जी हाँ। सब्जी, अंडा, मीट, ये सब आपके विटामिन B7 के स्रोत हैं, जिसे बायोटिन कहा जाता है। इसमें बालों का झड़ना, शारीरिक विकास कमी आदि इसकी कमी से हो जाता है, तो यहाँ पर उसे आप लोग याद रखें। अब अगला हम लोग देखेंगे विटामिन B12, जी हाँ, साइनोकोबालामिन, जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, जी हाँ, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में कमी के कारण होता है। इसके अलावा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की समस्याएं जैसे हाथ पैरों में झुंझुनी आदि, कमजोरी आदि हो जाती हैं, जी हाँ। जिसके अंदर एनीमिया या खून की कमी हो जाती है उसे मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। इसकी विटामिन B12 की जैसे साइनोकोबालामिन की कमी से और हाथ पैरों में झुंझुनी आदि होती हैं, तो ये सब हमारे विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की कमी से होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे इसका जो स्रोत है अंडे, मांस, मछली, स्पाइरुलिना, यकृत, ये सब इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। आइए अब अगला हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं, कुछ डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऐसे सवाल जो कि हमारे इस विटामिन से संबंधित है। तो इसमें देखेंगे कि विटामिन ए जो है संक्रमण रोधी विटामिन कहलाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे विटामिन ए संश्लेषण विटामिन ए का जो संश्लेषण होता है यकृत और लीवर में होता है, जी हाँ, इसे याद रख लीजिएगा। विटामिन ए का जो संश्लेषण होता है हमारे यकृत या लीवर में होता है। विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है, जी हाँ, सभी विटामिन तो पेड़ पौधों में पाया जाता है, लेकिन विटामिन B12 जो है साइनोकोबालामिन जिसे कहते हैं, ये हमारे पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। पॉलिश्ड राइस में विटामिन B नष्ट हो जाता है, जी हाँ, पॉलिश्ड राइस जो होते हैं हमारे विटामिन B नष्ट हो जाता है। दूध में विटामिन C की अनुपस्थिति होती है, दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की बात करें तो ये हार्मोन की तरह व्यवहार करता है, जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक है, इसे आप लोग इसे याद कर लीजिए। अगला देखेंगे गोल्डन राइस में विटामिन ए की उपस्थिति होती है, जी हाँ, जो गोल्डन राइस जो होता है, सुनहरा चावल जिसे बोलते हैं, इसमें विटामिन ए की उपस्थिति होती है। विटामिन C गर्म करने पर से पहले नष्ट हो जाता है और विटामिन ए को ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। विटामिन ए को ब्यूटी विटामिन भी हार्मोन कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला तो यहाँ हम लोगों ने कुछ फैक्ट देख लिया। अब हम लोग चलेंगे अगले स्लाइड पे, खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, खनिज लवण यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, जी हाँ, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है और यह ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं परंतु शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। यहाँ खनिज लवण जो होते हैं हमारे, यह कार्बनिक पदार्थ है, ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते लेकिन शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और मानव शरीर में लगभग 24 से 25 खनिजों की आवश्यकता होती है जिन्हें भोजन से प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, मानव शरीर में 24 से 25 खनिजों की आवश्यकता होती है जिन्हें भोजन से प्राप्त किया जाता है। आइए इनमें से कुछ खनिजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ खनिजों के बारे में देखें तो इसमें आपका कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जैसे प्रमुख तत्व हैं जिनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में आपका लोहा, मैंगनीज, तांबा, जिंक, आयोडीन और सेलेनियम है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए हम इन महत्वपूर्ण खनिजों का रोल जानते हैं कि किन खनिजों से क्या हमारे शरीर की पूर्ति होती है, क्या क्या इनसे हमारे शरीर की मजबूती होती है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कैल्शियम, जी हाँ, कैल्शियम की कमी से हड्डियों का और दांतों का मजबूत होना, इसे आप लोग याद रखेंगे। फास्फोरस जो होता है हमारे हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण होता है और ऊर्जा को स्टोर करने में मदद करता है फास्फोरस। पोटेशियम की बात करेंगे तो हृदय और मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखता है, जी हाँ, हृदय और मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखता है हमारा पोटेशियम। सोडियम की बात करेंगे तो तरल पदार्थों में संतुलन और पाचन को मदद करता है, जी हाँ, तरल पदार्थों में संतुलन और पाचन में मदद करता है हमारा सोडियम। क्लोरीन की बात करेंगे तो तरल संतुलन में मदद करता है, पाचन में भी सहायता करता है। सल्फर की बात करें तो प्रोटीन और विटामिन के निर्माण के लिए सल्फर हमारा बहुत आवश्यक है। मैग्नीशियम की बात किया जाए तो यह मजबूत हड्डियों, मांसपेशियों, हृदय के स्वास्थ्य के लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बाकी अन्य कुछ आवश्यक खनिज की बात करें तो यहाँ पर आयरन की बात करेंगे। आयरन लौह जो कि ऑक्सीजन को शरीर में पहुँचाते हैं, रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करती है, जी हाँ, आयरन जो होता है इस ऑक्सीजन को शरीर में पहुँचाते हैं और रक्त कोशिकाओं में निर्माण में मदद करते हैं।
अगला देखेंगे मैंगनीज, जो कि हड्डियों को मजबूत करता है और चयापचय मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। अगला देखेंगे तांबा, जो कि स्वस्थ रक्त वाहिकाओं में हड्डियों प्रतिरक्षा कार्य के लिए आवश्यक है। जिंक जो है घाव भरने में, प्रतिरक्षा प्रणाली, स्वाद और गंध इंद्रियों में सहायता करता है। जी हाँ। आयोडीन की बात करेंगे तो थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आयोडीन जो है यहाँ पर जिंक आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिंक जो है घाव भरने में, प्रतिरक्षा प्रणाली में, स्वाद और गंध की इंद्रियों में सहायता करता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। क्रोमियम की बात करें तो इंसुलिन के कार्य को नियंत्रित करने और ऊर्जा अपापचय में मदद करता है। जी हाँ, चयापचय में मदद करता है। मॉलिब्डेनम की बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है मॉलिब्डेनम। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। सेलेनियम की बात करें तो सेलेनियम जो है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और चयापचय में बनाए रखने में मदद करता है। जी हाँ, मेटाबॉलिज्म बनाए में मदद करता है। फ्लोराइड की बात करें तो हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है फ्लोराइड, इसे आप लोग याद रखेंगे। जल की बात करें, अब हम लोग जल देखेंगे। यहाँ पर खनिज के देख लिया, अब हम लोग जल की चर्चा करेंगे। यह मानव शरीर के वजन में लगभग 60 से 75% भाग जल है। उल्टी, अतिसार, डायरिया में जल की कमी हो जाती है। इस अवस्था से निर्जलीकरण, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। और वयस्क व्यक्ति में औसतन 4 से 5 लीटर जल पीना चाहिए। जी हाँ, यहाँ हम लोगों ने जल के बारे में देख लिया कि यह मानव शरीर में लगभग 60 से 75% भाग जल, उल्टी, अतिसार, डायरिया में जल की कमी से होता है। इस अवस्था को निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। वयस्क व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर जल पीना चाहिए, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब अगला हम लोग देखेंगे संतुलित आहार के बारे में। जी हाँ, संतुलित आहार जो है उसके बारे में पढ़ने हैं। इस आहार में शरीर की वृद्धि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन, जी हाँ, अब यहाँ पर आप ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए। संतुलित आहार किसे कहते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होता है, शरीर को वृद्धि या स्वस्थ रहने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 100 ग्राम प्रोटीन तथा 80 ग्राम वसा लेनी चाहिए। जी हाँ, आप अगर एक स्वस्थ व्यक्ति रहना चाह रहे हैं तो आपको 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डेली, 100 ग्राम आपको प्रोटीन तथा 80 ग्राम वसा लेनी चाहिए। सरसों के तेल में आर्जिमोन के तेल की मिलावट को ड्रॉप्सी रोग कहलाता है। ये आप नोट्स के रूप में याद कर लीजिएगा। सरसों के तेल में आर्जिमोन की जो मिलावट होती है इसे ड्रॉप्सी रोग कहते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया, पोषण के बारे में पढ़ा तथा विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर आज पोषण से संबंधित क्लास थी हमारी, जिसमें प्रोटीन हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स के पढ़ा, पोषक तत्व, जितने भी 6 पोषक तत्व थे उनके बारे में हम लोगों ने जाना और अच्छे से विस्तार से यहाँ पर पढ़ा हम लोगों ने। तो आपको यह क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए। क्लास को पूरा देखिए और बहुत अच्छे से समझाया मैंने यहाँ पे। बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बहुत अच्छी जानकारी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से आपका कोई ना कोई एक से 2 सवाल तो यहाँ से आपका कंफर्म है कि साइंस के अगर पोर्शन में पूछा जाता है तो यहाँ से 1-2 सवाल आपका जरूर आता है। तो इसे आप लोग कर लीजिए, यहाँ से कोई सवाल आपका छूटेगा नहीं। बाकी हमारे इस चैनल GS विद प्रेम के यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और इसकी PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर, GS विद प्रेम की टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। तो आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। बाकी किसी क्वेरी के लिए आप हमारे इस प्रेम विद @prem5408 पर मैसेज डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नए क्लास में, एक नई कक्षा में। बाकी हमारे चैनल पर 6 से लेकर 12 तक NCERT MCQ कराई जा रही है, इसे आप लोग जरूर देखें। साथ ही साथ यूपी स्पेशल की भी MCQ प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं जाके। और करंट अफेयर की डेली आपको तो वीडियो मिलती है, उससे आप ज़रूर देखा करें, उससे आपका करंट भी रेडी होगा। यहाँ पर आपको GS की प्रैक्टिस सेट, MCQ 6 से लेकर 12 तक यूपी स्पेशल की, और साथ ही साथ करंट अफेयर सभी की तैयारी इसी चैनल पर कराई जा रही है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर यूपी पुलिस, लेखपाल, यूपी SSSC के कोई भी एग्जाम, SSC GD या होमगार्ड किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ें, यहाँ से आपकी तैयारी सुनिश्चित होगी। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए GS वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग। नमस्कार, जय हिंद।